रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा, यानी कि जॉब रिजर्वेशन कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आना, उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट का शुरू होना और फाइनली सिचुएशन का इतना ज़्यादा खराब हो जाना कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। This month, Sheikh Hasina resigned from her position as Prime Minister of Bangladesh and fled to India. लेकिन अगर हम इनके बैकग्राउंड को देखें तो इनके लिए अपने देश में ऐसे प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल करना कोई नई बात नहीं थी। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही वायलेंस को सप्रेस करके बांग्लादेश की ग्रोथ पर काम कर रही थी। जैसे कि 2009 से 2024 तक बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 6.4% रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन आज इनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे शेख हसीना लगातार 15 साल देश की प्राइम मिनिस्टर बनी रही और अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया और फाइनली अब 2024 में ऐसा क्या हो गया कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई। इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानिए आज अपनी इस वीडियो में। At this moment, I think most of us would have given almost anything. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1971 से, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद पूरा देश मेनली दो पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो गया, बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको 1975 में मार दिया गया और आगे जाकर 1981 में इनकी बेटी शेख हसीना अवामी लीग पार्टी की लीडर बनी और 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, इसको एक मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान ने 1978 में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन 1981 में इनको भी मार दिया गया और इनके बाद फिर इनकी वाइफ खलीदा जिया बीएनपी की लीडर बनी और 1991 में पहली बार देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये है वो टाइमलाइन जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1991 के बाद ये दोनों पार्टीज अल्टरनेटिवली पावर में आती रही, लेकिन हमेशा से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दोनों पार्टीज के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम रही। यानी कि जब अवामी लीग की गवर्नमेंट होती थी तो बीएनपी सड़कों पर प्रोटेस्ट करती थी गवर्नमेंट के खिलाफ, और जब बीएनपी की गवर्नमेंट होती थी तो फिर यही काम अवामी लीग पार्टी करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब 2006 में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले थे तो अवामी लीग पार्टी ने बीएनपी पर केयर टेकर गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद फिर पूरे देश में वायलेंस और प्रोटेस्ट देखने को मिले। मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, नई केयर टेकर गवर्नमेंट को बनाया गया और फाइनली 2008 में बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें अवामी लीग पार्टी की जीत हुई और शेख हसीना देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहली बार ये कंसेप्ट 1996 में अवामी लीग पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जब इलेक्शंस हों तो रूलिंग गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके एक केयर टेकर गवर्नमेंट को बनाया जाए, जो कि इलेक्शंस को पूरी ईमानदारी के साथ कंडक्ट करवाए। अब सरप्राइजिंग बात ये थी कि जून 2011 में शेख हसीना ने अपनी पार्टी की मेजोरिटी का यूज करके एक अमेंडमेंट को पास करवाया और जो ये इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट को बनाने वाला सिस्टम था, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ऑपोजिशन का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि शेख हसीना नेक्स्ट इलेक्शंस को कंट्रोल कर सके। तो चलिए अब जानते हैं कि शेख हसीना एक अग्रेसिव ऑपोजिशन के होते हुए भी कैसे 15 सालों तक पावर में बनी रही और इस दौरान उन्होंने कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज का यूज किया। साल 2014 बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस बार बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होने का जो ट्रेंड था वो रिपीट नहीं हुआ और एक बार फिर से अवामी लीग इलेक्शंस में जीत गई, वो भी विदाउट एनी कंपटीशन, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ना होने की वजह से बीएनपी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि 2014 के इलेक्शंस को डिसरप्ट करने के लिए बीएनपी ने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का सहारा लिया, पूरे देश में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स की गई, लेकिन इन सब से नुकसान सिर्फ इनको ही हुआ, क्योंकि जो वायलेंस बीएनपी ने पूरे देश में की थी उसमें कम से कम 400 लोगों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से जो लोग पहले अवामी लीग पार्टी के अगेंस्ट थे वो भी अब उनको सपोर्ट करने लगे। इसके बाद फिर 2018 में इलेक्शंस हुए, लेकिन इस बार बीएनपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए वायलेंस का सहारा नहीं लिया और एक बार फिर से अवामी लीग इन इलेक्शंस में जीत गई। लेकिन ये इलेक्शंस पूरी तरह से डिस्पैरिटी के साथ भरी हुई थी। इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ओपोजिशन ने अवामी लीग पार्टी पर कई सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि इलेक्शन से पहले उनके कैंडिडेट्स और एक्टिविस्ट्स को काफ़ी ज़्यादा हरास किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस ने बैलेट बॉक्स को पहले से भर दिया था और इलेक्शन वाले दिन ओपोजिशन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को पोलिंग स्टेशन में एंटर नहीं करने दिया गया। अब इन सभी एलिगेशंस की वजह से आम लोगों के बीच अवामी लीग पार्टी के अगेंस्ट एक परसेप्शन ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि इन्होंने इलेक्शंस में जीतने के लिए अपनी पावर का मिसयूज किया है
अब ऐसा नहीं था कि अवामी लीग के जीतने की वजह से प्रॉब्लम सिर्फ ऑपोजिशन को हो रही थी, बल्कि 2014 और 2018 के इलेक्शंस को ग्लोबल लेवल पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन फिर भी अवामी लीग पार्टी के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और इसके पीछे रीजन था शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश में अपने सप्रेशन और गलत प्रैक्टिसेस को अपनी अच्छी इंटरनेशनल रेपुटेशन के साथ बैलेंस करना। 2014 से 2018 के दौरान बांग्लादेश ने चाइना और रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाने पर काम किया। 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी अटैक के बाद जिहादिज्म और होम ग्रोन मिलिटेंट्स को काउंटर करने का काम किया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश अमेरिका का ट्रस्टेड पार्टनर बनने लगा। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ बिजनेस डील करने, इंसर्जेंट्स के खिलाफ हार्ड लाइन एक्शंस लेने और बांग्लादेश में हिंदूज को प्रोटेक्ट करने की वजह से इंडिया के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस रहे। इसके बाद फिर 2017 में म्यांमार में हो रही वायलेंस के दौरान 7,50,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज को बांग्लादेश में शेल्टर भी दिया गया। अब शेख हसीना के इन सभी एक्शंस की वजह से या फिर डिप्लोमेसी की वजह से ग्लोबल लेवल पर अवामी लीग पार्टी की काफ़ी अच्छी इमेज बन गई। और अगर हम बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों के बीच भी इन 15 सालों के दौरान शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई तो देश में गरीब लोगों के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आने लगा, लिटरेसी रेट इंक्रीज होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स की गई और रूरल एरियाज में रोड्स एंड ब्रिजेस को भी बनाया गया। इसलिए बांग्लादेश के आम लोग भी शेख हसीना से काफ़ी खुश थे। अब बात करते हैं शेख हसीना की सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में, जो थी खुद को प्रोग्रेसिव, सेकुलर और एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की तरह प्रोजेक्ट करना। अवामी लीग पार्टी हमेशा से ही बीएनपी की हिस्टोरिकल गलतियों को हाईलाइट करके अपने फायदे के लिए यूज करती रही, जैसे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस करना और बीएनपी की गवर्नमेंट के टाइम पर होने वाला करप्शन। ये है जमाते इस्लामी, एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। 2001 में इस पार्टी ने बीएनपी को पावर में आने के लिए हेल्प की थी और इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों के बीच बीएनपी की कुछ ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं थी, क्योंकि ये जमाते इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 2010 में बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल को बनाया गया, जिसमें उन लोगों को ट्रायल किया गया जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पर वॉर क्राइम्स किए थे, और इसके लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिला। इसी टाइम के दौरान अवामी लीग पार्टी ने अपनी सेकुलर इमेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को हाई प्रायोरिटी देनी शुरू की, फिर चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो या फिर इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में हो। लड़कियों के एजुकेशन और वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का काम किया गया और साथ ही में सेकुलरिज्म एंड वुमेन राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले इस्लामिस्ट्स को भी सप्रेस किया गया। अब जानते हैं शेख हसीना के दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में। 2008 में पावर में आने के बाद शेख हसीना ने ह्यूमन राइट वायलेशन को खत्म करने का प्रॉमिस किया, लेकिन साथ ही में इनकी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अब्यूसेस के एलिगेशंस लगते रहे। बांग्लादेशी ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना था कि शेख हसीना के पावर में आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा 600 से ज्यादा फोर्स्ड डिसअपीयरेंस किए गए, यानी कि इलीगली लोगों को उठा लेना, और उन लोगों में से 100 लोग अब भी मिसिंग हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर यह इल्जाम लगाया गया कि शेख हसीना के टाइम के दौरान इन्होंने हजारों ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, जिनको फिर बाद में क्रॉस फायर किलिंग्स का नाम दे दिया गया। इसके अलावा 2018 में बांग्लादेश में डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे साइबर क्राइम्स, मिस इन्फॉर्मेशन और डिजिटल फ्रॉड्स को काउंटर करना। लेकिन ये एक्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इस एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि सोशल मीडिया पर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है, और इसी वजह से बांग्लादेश के आम लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कहने से या फिर अपने आइडियाज को शेयर करने से डरने लगे। 2018 के इलेक्शंस के बाद ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शंस में भी ओपोजिशन पार्टी अवामी लीग पार्टी को कुछ ज्यादा सीरियस चैलेंज नहीं दे पाएगी, लेकिन आने वाले सालों में सिचुएशंस कुछ इस तरह से चेंज हुई, जिसकी वजह से अवामी लीग पार्टी की जो ग्लोबल और लोकल लेवल पर रेपुटेशन थी उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके साथ ओपोजिशन पार्टीज को दोबारा से स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट हो गई। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 2022 में जब बांग्लादेश में इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिनका आगे जाकर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जैसे कि अपनी लोकल करेंसी टका की वैल्यू को आर्टिफिशियली हाई रेट्स पर सेट कर देना, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग 10 टका में वो चीज खरीद सकते थे जिसके लिए पहले उनको 50 टका पे करने पड़ते थे।
इस आर्टिफिशियल हाई रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया, लेकिन जल्द ही इस सिस्टम के नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगे। ये सिस्टम उन बांग्लादेशी लोगों के लिए या वर्कर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गया जो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे थे और वहां से पैसा कमाकर वापस बांग्लादेश में अपने घरों में भेज रहे थे। अब क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया था, इसलिए जहां पहले बांग्लादेश में $1 से 100 टका बन रहे थे, वहीं पर अब सिर्फ 30 टका बनने लगे, क्योंकि अब बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और इसका नुकसान बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को भी हुआ जो कि फॉरेन कंट्रीज में अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ओवरऑल हुआ ये कि बांग्लादेश में फॉरेन करेंसी काफी कम एंटर हुई, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से फॉरेन कंट्रीज को की जाने वाली पेमेंट्स के साथ बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा और देश इकोनॉमिक डिजास्टर के लूप होल की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद फिर 2022 से 2023 में बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए सेंट्रल बैंक ने काफी सारा पैसा प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब ज्यादा पैसा प्रिंट करने की वजह से बांग्लादेशी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी थी। Union leaders say they face intimidation and harassment when they protest, and their demonstrations are often forcefully suppressed by police. 2023 के अक्टूबर से नवंबर महीने में गारमेंट इंडस्ट्री के 10,000 वर्कर्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे और मिनिमम वेजेस में 3 गुना इंक्रीज की डिमांड करने लगे। बढ़े रहे प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस में 56% का हाइक अनाउंस किया, लेकिन प्रोटेस्ट फिर भी चलते रहे और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा टीयर गैस, शॉटगन पैलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स का यूज किया गया। इन प्रोटेस्ट्स के दौरान 4 लोग मारे गए और हजारों ही वर्कर्स के अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए गए। और ऐसी खतरनाक इकोनॉमिक हार्डशिप बांग्लादेश के लोगों के बीच एक बड़ा रीजन बनी अवामी लीग पार्टी की डिक्लाइनिंग सपोर्ट का। And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. साल 2020 में जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच चेंजेस आने शुरू हो गए। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के 6 सीनियर ऑफिशियल्स पर मैग्नेटस्काई सैंक्शंस अनाउंस किए। इन सैंक्शंस को उन लोगों पर लगाया जाता है जो कि करप्शन या फिर ह्यूमन राइट अब्यूसेस में शामिल होते हैं। इसके अलावा इस बटालियन पर हजारों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में शामिल होने के भी आरोप लगे। हालांकि उस टाइम बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अमेरिका के सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद बांग्लादेश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में काफी ज्यादा डिक्लाइन आ गया। इसके बाद फिर 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी अनाउंस की। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर बांग्लादेश के करंट और फॉर्मर ऑफिशियल्स या जुडिशरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करते हुए पाए जाते हैं तो उनके यूएस वीजास को डिनाई कर दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट ने बांग्लादेशी गवर्नमेंट में जो हाई रैंक ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर काफी सीरियस इम्पैक्ट डाला, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत से ऑफिशियल्स की फैमिलीज और बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में थे। अब अमेरिकन गवर्नमेंट के ऐसे एक्शंस अवामी लीग पार्टी के लिए उनके ओपोजिशन को सपोर्ट करने के बराबर थे, क्योंकि इसके बाद फिर शेख हसीना ने अमेरिका पर बांग्लादेश में रजीम चेंज करने की कोशिश करने के एलिगेशंस लगाए। जब बांग्लादेश की इकोनॉमी कमजोर होने लगी, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका की इंटरफेरेंस होने लगी, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अवामी लीग की ऑपोजिशन पार्टी को होने लगा। 2018 में बीएनपी लीडर खलीदा जिया को करप्शन के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई और तभी से बीएनपी पर इनके बेटे तारिक रहमान ने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया, जो कि ये सब कुछ लंदन में एग्जाइल में रहकर कर रहा था विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड यूट्यूब। तारिक रहमान अपने एक्टिविस्ट या सपोर्टर्स के साथ मिलकर कनेक्शन बनाने लगा और दोबारा से बीएनपी की स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने लगा। इसने लोगों की सपोर्ट को जीतने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा एक्सेसिबल बनाना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि इसने अपने व्हाट्सएप नंबर को भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद फिर 2023 में बीएनपी ने 31 पॉइंट प्लान ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म मेजर्स अनाउंस किए, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप शामिल थे। बीएनपी ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए 2024 के इलेक्शन से 18 महीने पहले से अपनी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट को चलाना शुरू किया, ताकि उनको एक पीसफुल ओपोजिशन की तरह देखा जाए। यानी कि इन्होंने वो सारे काम किए जिनके साथ ही उस वर्ड को फिल कर सकते जो कि अवामी लीग पार्टी की गलत पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश में क्रिएट हुई थी। लेकिन जब 2024 के इलेक्शंस आए
तो बीएनपी ने फिर से वही काम किया जो कि ये दोनों पार्टीज हमेशा से करती थी, यानी कि अगर आप ऑपोजिशन में हो तो आप इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दो क्योंकि आपको डर है कि इलेक्शंस में हेराफेरी होगी। लेकिन फिर भी 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हाई सिक्योरिटी के बीच इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि 2024 में ऐसा क्या हो गया जो शेख हसीना बांग्लादेश में चल रहे प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई, हालांकि उनके पास ऐसी सिचुएशन को टैकल करने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। 2024 के इलेक्शंस के बाद जब अवामी लीग पार्टी के जीतने की अनाउंसमेंट की गई तो पूरे बांग्लादेश में बीएनपी सपोर्टर्स ने सड़कों पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और उन प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी हार्ड एक्शंस लिए, जिनमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया। यानी कि इलेक्शंस के बाद से ही देश में माहौल पूरा गर्म चल रहा था। और जब 22 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो उसकी वजह से लोगों का फोकस अवामी लीग पार्टी की इलेक्शंस में हुई जीत से शिफ्ट होकर सोशल प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट हो गया। और जो सोसाइटी में बाकी सभी एलिमेंट्स कई सालों से अवामी लीग पार्टी के अगेंस्ट पैदा हुए थे वो सभी एक साथ कंबाइन हो गए, जिसके साथ वायलेंस का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जब उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने हार्ड एक्शंस लिए, जिनमें एक ही हफ्ते के अंदर 200 लोग मारे गए, तो इन प्रोटेस्टर्स का एम सिर्फ एक ही बन गया कि अब शेख हसीना को रिज़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन अब बात यह है कि शेख हसीना के रिज़ाइन के बाद क्या हुआ। बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप किए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया, स्पेशली हिंदू लोगों को टारगेट बनाया गया। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि जो सप्रेशन शेख हसीना ने अपने टाइम के दौरान बनाकर रखा हुआ था वो कम्प्लीटली गलत था। और अगर हम बात करें कि अवामी लीग पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा वायलेंट पॉलिटिक्स की, तो हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके टाइम के दौरान देश में हुई ग्रोथ को भी। इसलिए कभी कभी शांति को बनाए रखने के लिए हार्ड एक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।